नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं जया शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। अगर हम इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो कह सकते हैं कि समाज के जिन जिन भागों में, जिन जिन क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं वहाँ प्रगति की संभावनाएं अत्यंत बढ़ जाती हैं। आज़ादी के समय से लेकर आज तक महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, सक्रिय सहभागिता निभाई है। एवरेस्ट फतेह से लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने तक, या यूँ कहें कि राजनीतिक सत्ता संभालने से लेकर के नीति निर्माण में भी नारी शक्ति का गौरव बढ़ाया है। हम मानते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। कहीं ना कहीं यही वाक्य, यही बात हमारे देश की प्रगति के लिए भी सार्थक होता है। और हो भी क्यों ना, जब हमारे देश की आधी महिलाएं, जनता महिलाएं ही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश की प्रगति इस बात से पता चलती है कि उस देश की महिलाओं ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। और इसी परिचर्चा के लिए आज हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आज हमारे कार्यक्रम में बहुत से मेहमान यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। हमारे साथ, हमारे बगल में सुश्री तृप्ति श्री जी हैं, जो कि DPPS यानी कि देवराज प्रेमचंद्र पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। उनके जस्ट बगल में हमारे साथ डॉक्टर आभा त्रिपाठी जी हैं, जो कि कुल भास्कर आश्रम PG डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं। हमारी तीसरी वार्ताकार और मेहमान के तौर पर हमारे साथ सुश्री ऋचा मालविया जी हैं, जो कि एक संगीत शिक्षिका हैं। सबसे पहले तृप्ति जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय आपने दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज वर्तमान में जबकि महिलाएं विकास के विभिन्न मानदंडों पर कार्यरत हैं, अपना अहम योगदान दे रही हैं, कल्पना चावला को भला कौन नहीं जानता। इसी के साथ भारत की मिसाइल वुमेन कहे जाने वाली टेसी थॉमस भी विज्ञान के क्षेत्र में अपना गौरव बढ़ा रही हैं। आप स्वयं एक साइंटिस्ट हैं, तो आप मुझे बताइए कि और क्या समाधान किए जाएं कि महिलाएं स्टेम यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में अपनी और ज़्यादा भूमिका सुनिश्चित कर सकें। देखिए जया जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारी सरकार बहुत तरह की योजनाओं को चला रही है और उन योजनाओं को चलाते हुए सबसे ज़रूरी है कि वो चीज़ें सही जगह तक पहुँचें और सही समय पर पहुँचें। ज्योति किरण हो गई या कोई और पॉलिसी हो गई, इनको अगर हमने चलाया है तो क्लासेस 9 to 12 की बच्चियों के लिए ये पॉलिसीज़ चलाई गई थी, जहाँ पर इनको ये बताया गया था कि ये साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर सिलेक्शन करती हैं, अच्छे हाई नंबर स्कोर करती हैं, तो इनको अलग अलग क्षेत्र में जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। स्कॉलरशिप्स की अरेंजमेंट की जाती है इनके लिए और इनको अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए करियर काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि सही योजनाओं का सही समय पर सही जगह पर पहुँचना बहुत आवश्यक है। सभी क्षेत्र में महिलाओं से पहले हमें कन्याओं पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे समाज की लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी तो वो ही इस समाज को आगे ले जाएंगी, इस पुरुष प्रधान समाज को आगे ले जाएंगी और एक अच्छी सशक्त महिला में परिवर्तित होंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक नेगेटिव लाइन है जो फिल्मों से ली गई है, बहुत नेगेटिव सेंस में यूज़ होती है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। एक बार अवसर दे के तो देखिए। जैसा कि मैम अभी आपने कहा कि महिलाओं को अगर अवसर दिया जाए, अवसर तो हमारी सरकार बहुत सारे दे रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं के प्रति महिलाओं की जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? समाज में मैंने आपसे बताया कि ये समाज शब्द खुद ही पुरुष प्रधान समाज है और ये पुरुष प्रधान होने के साथ ही हमारे घरों में
हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के साथ एक टैबू बना हुआ है कि हमें घर से निकलना है तो घर के सभी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, दिन भर का अरेंजमेंट करके निकलना है। और जब वापस हम लौट के आते हैं तो हमारे साथ चलने वाले पुरुष भी उसी समय लौटते हैं, पर उनको थका हुआ माना जाता है और हमसे उम्मीद की जाती है, हमसे अपेक्षा रखी जाती है कि हम फिर से उस घर को संभालें। छुट्टियां हम सबको मिलती हैं, पर हमारी छुट्टियां शायद और ज़्यादा काम करने के लिए होती हैं। तो अगर इन चीज़ों को हमारे घरों से, हर घर में अगर महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, हमारे घर के मौजूदा सदस्य अगर हर तरह से हमें ध्यान देंगे, हर क्षेत्र में आने वाली लड़कियों को पढ़ाई में खास तौर पर आगे बढ़ने देंगे, तो इन योजनाओं की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। धन्यवाद तृप्ति मैम। अब मैं अपनी दूसरी मेहमान वार्ताकार डॉक्टर आभा त्रिपाठी मैम के पास आना चाहूँगी। मैम, आप हमें बताएं कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक, अगर स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात करें तो उस समय महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जी। उस समय 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने, अनेक वीरांगनाओं ने, और उसके पश्चात हमारी सुष्टा कृपलानी, आसफ अली, सरोजनी नायडू जैसी बहुत सी महिलाओं ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना अहम योगदान दिया है। आप मुझे बताएं कि जबकि आज हम एक स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं, आज महिलाएं समाज निर्माण में और नागरिक निर्माण में किस प्रकार भूमिका अदा कर रही हैं? जी जया जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। और जैसा कि अभी आप कह रही थी कि स्वतंत्रता संग्राम में तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो मैं आपका आपको ध्यान ये भी दिलाना चाहूँगी कि न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि हमारे प्राचीन भारत से हम जब देखें तो हम देखते हैं कि बहुत उस समय से हमारा स्वर्णिम काल था और हमारे यहाँ जो नारियाँ थीं उनको विशेष गौरव प्रदान था, बराबरी का सम्मान उनको प्राप्त था। वो गार्गी, अपाला, घोषा ऐसे स्त्रियाँ रहीं, ऐसी नारियाँ रहीं जिन्होंने हमेशा से नारियों का गौरव बढ़ाया, शास्त्रार्थ करती थीं और शिक्षा में उनका उच्च स्थान रहा। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो बीच का समय रहा, जो मध्य युगीन काल रहा, वहाँ पर थोड़ी सी नारियों की स्थिति में जो है दशा में उनकी गड़बड़ी हुई, क्योंकि वो समय ठीक नहीं था। हम लोग जो है वहाँ गुलामी, उस मानसिक गुलामी से रहे जिसने नारियों को एक दासी के स्तर पर रखा और उनके सम्मान का वहाँ पे क्षरण हुआ। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वहाँ पर नारियों ने बिल्कुल बराबरी से, न सिर्फ लक्ष्मीबाई या बहुत सारे जैसे सरोजनी नायडू जी ने किया, फिर उसके साथ लक्ष्मीबाई थी, दुर्गा भाभी थी, उस बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में उन्होंने भी अहम रोल प्ले किया था और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं दास्ता स्वीकार नहीं करूंगी। बाद में वो नेपाल चली गई थी। बाद में उसके जब स्वतंत्र हुआ भारत हमारा, तो चूँकि आधी आबादी हमको कहा जाता है, तो सरकार को ये समझ में आया कि अगर हमारी आधी आबादी निष्क्रिय पड़ी रहती है और हम उसको दासी के ही उस पर रखते हैं या निम्न स्तर पर रखते हैं, तो जो है ये हमारे देश का विकास संभव नहीं है। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके समग्र विकास के लिए, उसके दोनों ही घटकों को पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपना योगदान करना पड़ेगा। और जब नारियों को अवसर मिला तो उन्होंने बखूबी इसको दिखाया कि वो इसके लिए सक्षम हैं। और उन्होंने, आज आप देख सकते हैं कि आज सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे भारत की प्रथम नागरिक एक महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनको जो एक ये भी आप देखिए कि वो किस वर्ग से आती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल समर्थ और सक्षम परिवारों के ही लोग हैं। आज ये हमारे अंदर नारियों में क्षमता है कि वो अगर उन्हें अवसर दिया जा रहा है तो समाज को एक दिशा भी दे रही हैं और एक दिशा निर्धारित भी कर रही हैं। और ना सिर्फ शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले जी ने बहुत महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों के लिए वो जानी जाती हैं कि उन्होंने उसको विकसित करने के लिए कितना तप किया, कितना मतलब अपना उसमें सहयोग किया। और हम देखें अगर राजनीति के क्षेत्र में तो विजय लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो है उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 4 बार किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा की वो सदस्य रहीं। अगर हम देखें कानून की उसमें या पुलिस प्रशासन में देख लें तो किरण बेदी जी हैं जो पहली महिला IPS हुई और जिन्होंने बखूबी उस क्षेत्र में अपना नाम, अपना गौरव किया, गौरव बढ़ाया नारियों का। फिर हम अगर आ जाते हैं, देखिए तो जैसे अभी बात हो रही थी कि आपने ही कहा कि मिसाइल वुमन,
तो वो जो थी वो हमारे मिसाइल मैन जो जाने जाते हैं अब्दुल कलाम जी की ही शिष्या थी, और 5वां जो अग्नि परीक्षण हुआ उसका सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षण करने में अपना पूरा सहयोग दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र अब तो अछूता नहीं है जहां महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। अभी जब पहली बार देखा यहाँ नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के बाद, तो हमने पाया कि महिलाओं को अब वायुयान चलाने के लिए भी उनको रखा जा रहा है, वो भी उसमें भी अपना जो है पूरा सहयोग कर रही हैं और बहुत ही सशक्त रूप से अपने क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। तो महिलाएं, तो जो मेरा अपना नज़रिया है कि महिलाएं अब सशक्त हैं, केवल उनको अवसर की ज़रूरत है और वो अवसर सरकार दे रही है उनको। मैं आप देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभी नया बिल्कुल चल रहा है, वो किसी के कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। बस जैसा कि अभी तृप्ति जी ने कहा कि योजनाओं का सही समय पर सही लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, तो ये बात सही है कि इस तरह से हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फील्ड में भी उनको तक जाना चाहिए, जन जन तक पहुँचे और उनको इस बात के लिए जागरूक किया जाए। तो इस दिशा में भी कार्य हो रहा है। मिशन शक्ति जैसा जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, वो एक अपने आप में इसी चीज़ को लेकर के था कि लड़कियों को डरना नहीं है। इस जो मिशन शक्ति कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी देना, महिलाओं को डॉक्टरों के संपर्क में लाना, उनको चिकित्सीय उनके जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी देना, उनकी स्वच्छता, उनकी हाइजीन को प्रति जागरूक करना, उनको समाज में हो रहे जो उनके साथ, चाहे वो घरेलू स्तर पे हिंसा हो रही हो, चाहे बाहर उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा हो, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकती हैं, कौन कौन से फोरम हैं जहाँ पर वो इसको अपना जाकर के, अगर बिना नाम बताए, अपना बिना पिक्चर में आए, वो इसको कर सकती हैं। अगर वो जरा सी भी साहस दिखाएंगी तो उनके लिए बहुत सारे अब मार्ग हैं जहां उनको अब कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हिम्मत और हौसला करने की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, जो अभी नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। भारत के आर्थिक विकास में इस समय जो महिलाएं आगे आ रही हैं, आप देखिए शहरी क्षेत्रों में 34% से ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर रही हैं और आर्थिक विकास में अपना योगदान कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में आप चले जाइए, ग्रामीण अंचल में, तो जहां उत्पादन में उनकी जो है 89.5% तक उनकी सहभागिता है, श्रम क्षेत्र में उनकी 55-66% तक सहभागिता है, डेयरी उत्पादन में जाइए तो 94% तक उनकी सहभागिता है। तो ये सब महिलाओं के सशक्त होने में तो कहीं कमी नहीं है, बस कमी है थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ जाए, थोड़ा सा। और एक और जो मेरा लगता है कि महिलाओं, जो सशक्त महिलाओं हैं, इनके साथ कोप अप करने के लिए हमारे जो सहभागी लोग हैं, जो हमारा 50% अलग हमारा पुरुष समाज है, उसकी मानसिकता अगर बदलेगी तो ये देश आर्थिक विकास ही नहीं, समूचे विश्व में जो है अपने एक अलग स्थान बन, खैर वो अभी भी है लेकिन वो अग्रणी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आगे होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सशक्त है महिला, और इस तरीके से जो योजनाएं आती हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं, इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत रहें, तो ये बहुत ही सरकार मतलब बहुत ही हमारे भारत के लिए उत्तम होगा। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे अवसर हमारी सरकार हमारी महिलाओं को प्रदान कर रही है, ऐसे में आप हमें ये भी बताएं कि महिलाओं को उन तक पहुंचाया कैसे जाए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्री सिलाई मशीन योजना, भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, उसके लिए अभी थोड़ा सा वही चीज़ है कि ईमानदारी अपने अंदर लानी पड़ेगी। बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत सारी सहायता संस्थान काम कर रहे हैं, स्वयं समूह कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ है कि वो केवल कागज़ पे कर रहे हैं, जो तकलीफदेह है। अगर यही वाकई ज़मीनी स्तर पे काम होने लगेगा तो कहीं कोई अछूता नहीं रह जाएगा। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि आज पैसा हर व्यक्ति के खाते में पहुँच रहा है। एक वक्त था कि कहा जाता था कि 15% भी नहीं पहुँचता है, तो आज पहुँच रहा है ना। तो इसी तरीके से परिवर्तन है, परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार भी उसके एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रही है, इस तरह के एनजीओज को सपोर्ट कर रही है, उनको उसके एक जो उसकी रिपोर्ट है उनके प्रति सख्त हो रही है कि वो रिपोर्ट जो आ रही है वो कितनी सच्ची है, इसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस कार्य को मुझे लगता है लोगों तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। और अभी आप देखिए बच्चियों की पढ़ाई माफ़ कर दी गई है, ग्रेजुएशन लेवल तक वो फ्री पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे कदम हैं जिनका हमें स्वागत करना चाहिए।
अब मैं अपनी तीसरी वार्ताकार मेहमान सुश्री ऋचा मालविया जी से कुछ पूछना चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि साहित्य जगत में या अन्य क्षेत्र संगीत कला, यहाँ पर महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। सुभद्रा कुमारी चौहान हो या महादेवी वर्मा, या फिर बात करें स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे में आप हमें बताएं कि इन क्षेत्रों का महिलाओं की प्रगति में क्या योगदान रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि मुझे अपनी बात यहाँ आपके सभी के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, जहाँ तक बात रही है संगीत की, संगीत में महिलाओं का शुरू से बहुत योगदान रहा है, क्योंकि पुरुषों को प्रधान माना जाता था संगीत में या वादन में। इन दोनों ही कलाओं में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था, उनको मंच प्राप्त होते थे, उनको अवसर मिलता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। जैसे कि देखा जाए, किशोरी अमोनकर, जिन्हें गान सरस्वती के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जयपुर घराने को संभाला। उन्होंने अपने आने वाले समय में अगली जनरेशन के लिए बहुत से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट अपने बनाए हैं जो उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी दी हुई शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और महिलाओं ने शुरू से ही अपने अथक परिश्रम से, अपने रियाज से और अपनी टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। देखा जाए तो गिरिजा देवी, जो ठुमरी की गायिका रही हैं, बहुत सुप्रसिद्ध रही हैं बनारस घराने की, तो उन्होंने बहुत अहम मुख्य भूमिका निभाई और बहुत सालों तक संगीत की सेवा में रही हैं। शास्त्रीय गायन को आगे बढ़ाने में वर्तमान समय में देखा जाए तो कौशिकी चक्रवर्ती जी, जिनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है वो, तो हम देखते हैं कि जितने भी, और अभी जैसा कि आपने नाम लिया श्री लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला जो रह चुकी हैं, तो उनको हमारे देश की जो आवाज़ है वो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। आने वाले समय में ये संशय नहीं है मुझे कि राष्ट्र के निर्माण में या संगीत या कला के क्षेत्र में महिलाओं की बहुत मुख्य भूमिका रहेगी। तो जो पिछले विगत वर्षों में अभी तब से लेकर के अभी वर्तमान समय में, जैसा कि मैम आपने कहा कि आगे महिलाएं और ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, तो आप मुझे ये भी बताइए कि एक महिला संघर्ष से हर्ष के मध्य किस तरीके से रास्ता तय करती है। देखिए, संघर्ष तो महिलाओं के जीवन में प्राचीन समय से ही रहा है। घर की चार दीवारी से निकलकर वो किस तरह घर के बाहर जा कर के अपने काम को, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाती हैं और उसके बाद फिर घर भी देखती हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज एक महिलाओं के जीवन में है, मैं मानती हूँ ऐसा। वो जहाँ तक देखा जाए तो घर की चार दीवारी से निकल करके जब एक महिला सशक्त होती है, जब पढ़ लिख कर साक्षर बनती है, तो वो अपने ज़िंदगी के, अपने जीवन के अहम निर्णय को लेने में, जीवन के जितने भी निर्णय होते हैं उनको लेने में सक्षम होती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि महिला सशक्त है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है, क्योंकि अभी भी हमको वो जगह नहीं प्राप्त हुई है। जैसा कि मैम ने बताया कि पुरुष प्रधान देश है, तो महिला भी आगे चलकर हमें लगता है कि नारी शक्ति बहुत आगे तक जाएगी। और यहाँ पर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू मैम। मैं तृप्ति मैम की तरफ आना चाहूँगी। तृप्ति मैम, जैसा कि आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, महिलाएं हर जगह अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजनीतिक क्षेत्र में 1950 में जब आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान का गठन हुआ, उस समय से लेकर के आज तक महिलाएं वोट देने से लेकर के राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बराबर का निभा रही हैं। आज जबकि राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि स्थानीय सरकार जो है 33% का आरक्षण दे रही है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि उससे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। आप मुझे बताएं कि अगर उन्हें और ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएं तो इससे महिलाएं किस प्रगति पथ पर विराजमान होंगी। जया जी, मैं आपसे इस बात पर आने से पहले एक अपना पर्सनल अनुभव शेयर करती हूँ। एज अ प्रिंसिपल जब मैंने देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया था 2012 में, जो पहला पेरेंट टीचर मीट किया था हम लोगों ने, उसमें पूरे आउट ऑफ 564 स्टूडेंट्स केवल एक फीमेल हमारे पास तक आई थी, और पूरे क्षेत्र से सभी बच्चों के गार्जियन, एज अ गार्जियन, या तो ग्रैंड पेरेंट आए थे, ग्रैंड पेरेंट में भी ग्रैंड फादर आए थे, या तो फिर फादर आए थे। तो उस
दिन को मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि एज अ फीमेल टीचर्स मेरा स्टाफ वहाँ पर था, मैं वहाँ पर थी, और पूरे क्राउड में सिर्फ एक फीमेल थी, एक बच्चे थे जिसकी मदर वहाँ पर आई हुई थी। मैं थैंकफुल हूँ आज भी उनकी, वो जहाँ भी हों, अगर इस कार्यक्रम को देख रही हूँ तो मैं थैंकफुल हूँ उनकी। और मैंने उस दिन ये डिसाइड किया था कि हम लोग अगर इस चीज़ को पढ़ाने के लिए आगे आए हैं तो बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है, और बच्चियाँ हो या बच्चे, अगर माँ साथ नहीं देगी तो शायद पढ़ा पाना संभव नहीं हो पाएगा। उस दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे सभी बच्चों के गार्जियन वहाँ पर आना ज़रूरी है। और आज की डेट में मैं खुश हूँ ये कहते हुए जया जी आपके सामने कि हमारे यहाँ पर 99% फीमेल्स ही आती हैं मिलने के लिए हमसे पेरेंट टीचर मीट में, और उसका रिजल्ट देखा जा सकता है। अब चाहे फीमेल्स आज़ादी के समय से रही हों या आज के समाज में हो, हर जगह पर आज वो आगे हैं। योजनाओं का उन तक पहुंचना और उनका उसको लाभ मिलना हर तरह से बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में, समाज में जो भी फीमेल्स हैं, आप उनको सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं, योजनाओं के बारे में बता के, उनको समझा के, और उसको यूटिलाइज करने का एक अवसर प्रदान करके। थैंक यू मैम। अब मैं अपनी दूसरी वार्ताकार आभा मैम से बात करना चाहूँगी। जी। आभा मैम, अभी आपने कुछ क्षेत्रों की बात की थी, आर्थिक क्षेत्रों की बात की थी और साहित्य और राजनीतिक क्षेत्रों की बात की थी कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में जैसा कि अभी आपने कहा था कि आर्थिक क्षेत्र को अगर हम देखें, आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस समय जबकि कृषि में महिलाएं सबसे ज़्यादा संलग्न हैं, अगर कृषि के अन्य गतिविधियों की बात करें, चाहे वो डेयरी उद्योग हो, चाहे वो पशुपालन ही क्यों ना हो, महिलाओं का वर्चस्व वहाँ पर भी कायम है। तो आप हमें बताएं कि महिलाएं इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसकी जीडीपी वृद्धि में किस प्रकार से योगदान दे रही हैं? जय जी, आपने खुद ही बता दिया है कि वो जो है कृषि क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में आपने नाम भी लिया है, तो उन सभी में जैसा कि मैंने कहा कि डेयरी में 94% का उनका योगदान है। और आप देख सकते हैं कि सारे ही जगहों पे जितने भी उनके पशु पाले जाते हैं, उनका पूरा केयर करना, उनके गोबर फेंकने से लेकर के उनका दूध निकालने तक और उसकी व्यवस्था करने तक उनके हाथ में है। कृषि में श्रमिक उत्पादन में महिलाओं को देखा जाए तो श्रमिकों के रूप में भी उनकी पूरी भूमिका है। 56% उनका कम नहीं होता है, 55 to 66% महिलाएं उसमें इन्वॉल्व हैं। और उत्पादन की दृष्टि से 89.5, दैट मीन्स 90% उनकी जो है सहभागिता है। तो कृषि में उनका भरपूर योगदान है। ना सिर्फ कृषि में, शिल्प में आ जाएं, हम देखते हैं कि बहुत सारे उनको अगर अवसर दिए जाते हैं या उनको मिलते हैं इस तरीके का जो लघु उद्योग के रूप में वो कर पा रही हैं, और सरकार उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रही है। तो उसमें उनको फ़ायदा, आर्थिक रूप से उनको भी फ़ायदा हो रहा है और उनके इस कार्य से सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है। तो वो आर्थिक उसमें इस तरह से मदद कर पा रही हैं। फिर हम देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जब हो रही हैं, हम थोड़ा सा कृषि से बाहर भी आ गए हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बन रहे हैं वहाँ पे भी उनकी देखिए 33% जो है महिला कार्मिक उसमें हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लें तो मुझे लगता है कि महिला शिक्षिका एक अच्छी, जो कि हम मानते हैं कि एक महिला जो है, जो माँ है, वो एक सबसे अच्छी शिक्षिका होती है। तो उस वहीं से उसके अंदर शिक्षिका का तो जन्मजात गुण है। तो कॉलेजेस में, स्कूलों में भी वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही हैं। आजकल तो आप देखिए प्री नर्सरी चलते हैं, कितना छोटा बच्चा जैसे कि माँ की तरह उन्हें केयर करनी होती, वहाँ पे भी वो अपनी भूमिका कर रही हैं। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि इस समय कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ आर्थिक विकास में महिलाएं अपना योगदान नहीं कर रही। ये तो बहुत सामान्य से थे। बड़े उसमें देखें तो लॉ में आप देखिए, हाई कोर्ट में या कोर्ट्स में या विधि उसमें जाएं तो वहाँ पर भी उनकी सहभागिता है। पुलिस विभाग में देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, हर क्षेत्र में कुल मिलाकर के हम देखें अगर, तो उनकी भरपूर सहयोगिता है। कंधे से कंधा मिलाकर वो अपना सहयोग दे रही हैं राष्ट्र के उन्नति में और आर्थिक विकास में। आज की इस परिचर्चा में बहुत सी बातें निकलकर सामने आईं। एक स्त्री विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों को पार करते हुए आज नई बुलंदियों को छू रही है। राष्ट्र के नवनिर्माण में, त्याग बलिदान में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अगर ऐसे में हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा कार्यक्रम
हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, हमारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की उद्घोषिका के तौर पर मैं जया शुक्ला अपने तीनों मेहमानों ऋचा जी, आभा जी और तृप्ति जी का धन्यवाद आभार करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।